ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखा था डिटेल में। देन हीट एडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमने जस्ट डिस्कस किया था, नोट्स हमारे बाकी थे बनाना। तो हीट एडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो कल मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजा था, इसमें भी डिस्कस किया है, बट नोट्स बनाना बाकी थे हम लोगों के, राइट। तो द आइडिया इज बेसिकली थर्मोडायनामिक स्टेट अगर हमको चेंज करना है किसी भी सिस्टम का, तो हम लोग वर्क डन से भी कर सकते हैं या हम लोग हीट ऐड करके भी कर सकते हैं, राइट। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि जो हम हीट ऐड कर रहे हैं क्या वो पाथ डिपेंडेंट है या नहीं, हमको इतना ही देखना है बेसिकली। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हम लोग दो केस डिस्कस करेंगे। एक में हम लोग हीट ऐड करेंगे और उस हीट की वजह से गैस एक्सपैंड होगा, तो the heat that we are adding will lead to expansion of the gas. दूसरा, हम लोग फ्री एक्सपेंशन देखने वाले हैं। फ्री एक्सपेंशन कब होता है? जब गैस एक्सपांड होता है विदाउट डूइंग वर्क, करेक्ट। तो दो केस हम लोग देखने वाले हैं। सो थर्मोडायनामिक स्टेट of a system can be changed by adding heat, can be changed by adding heat, राइट। तो जैसे मैंने बताया, हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। सो देयर आर टू डिफरेंट वेज in which we can bring a change in the state of a system, that is हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वॉल्यूम बढ़ेगा, सो द सिस्टम विल गो फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। there are two different ways in which the system in which the change in the volume of the system can be made, right. So let us consider first case में जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास एक सिलेंडर है which is fitted with frictionless massless movable piston। तो ये इनिशियल केस है, ये जो वॉल्यूम है ये इनिशियल वॉल्यूम है VI। अब हम लोग जब गैस को हीट करेंगे तो ये जो हीट है ये पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए काम में आएगा। सो द गैस विल एक्सपांड, देयर इज वर्क डन बाय द गैस टू मूव द पिस्टन एंड दिस इज फाइनल वॉल्यूम, राइट। तो बहुत सिंपल केस है ये। सो फर्स्ट केस, कंसिडर a gas enclosed in a cylinder fitted with a movable frictionless and massless piston, right. In this case the gas is slowly heated. Okay, let me just specify what was initial volume. Let VI
be the initial volume Vi, Vi be the initial volume occupied by the gas, occupied by the gas, right? अब हम लोग इसको हीट कर रहे थे, so let the gas be heated in a controlled manner. Let the gas be heated in controlled manner so that it expands at constant temperature, so that it expands at constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों? क्योंकि हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए यूज हो रहा है, मतलब सिर्फ एक्सपेंशन के लिए यूज हो रहा है, राइट? इट रीचेस, मतलब द गैस रीचेस द फाइनल वॉल्यूम Vf isothermally, the final volume Vf isothermally. ओके, तो हमने जो भी हीट प्रोवाइड किया है वो सिर्फ एक्सपेंशन के लिए यूज हुआ है, दैट्स इट. इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम Vi और Vf है. सेकेंड केस में हम लोगों ने फ्री एक्सपेंशन की बात की थी. तो फ्री एक्सपेंशन में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने एक सिस्टम लिया था जो थर्मली आइसोलेटेड है. ये वो सिस्टम था, थर्मल आइसोलेशन है ये, मतलब हीट कैन नॉट एंटर और लीव द सिस्टम, थर्मल आइसोलेशन है. इसमें एक ब्रेकेबल पार्टीशन था, ये कंपार्टमेंट X, इनिशियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस Vi, कंपार्टमेंट Y, यहाँ पे वॉल्यूम Vi डैश, बट गैस इनिशियली सिर्फ X कंपार्टमेंट में है, और ये गैस सेम अमाउंट ऑफ गैस है जो पहले केस में इनिशियल केस में था, तो गैस का अमाउंट भी सेम रखा है हम लोगों ने, राइट? सो द अमाउंट ऑफ गैस इन X कंपार्टमेंट इज सेम एज दैट ऑफ इनिशियल फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया है वो. देन ये ब्रेकेबल पार्टीशन जब ब्रेक हो जाएगा तो उस केस में जो Y कंपार्टमेंट था जो इनिशियली एम्प्टी था, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये एम्प्टी था इनिशियली, और यहाँ पे गैस था X में. तो जब वो ब्रेकेबल पार्टीशन ब्रेक हो जाएगा तो गैस एक्सपांड होगा, और गैस एक्सपांड होगा तो गैस अब टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा. सो फाइनल वॉल्यूम Vf रहेगा X कंपार्टमेंट का वॉल्यूम और Y कंपार्टमेंट का वॉल्यूम, और ये Vf और जो फर्स्ट केस का Vf है वो दोनों इक्वल है. फर्स्ट केस में हीट ने क्या किया? वर्क डन किया पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए, मतलब गैस का एक्सपांशन जो है वो वर्क डन से हुआ है, मतलब बेसिकली. सेकेंड केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे फ्री एक्सपांशन है. जब गैस के एक्सपांशन में वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है, जब वर्क डन नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपांशन. तो ये फ्री एक्सपांशन है बेसिकली, राइट? हमको देखना ये था क्या होगा कि पहले केस में दूसरे केस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है. वहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम Vi था, यहाँ पे भी इनिशियल वॉल्यूम Vi था. गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस की बात कर रहा हूँ मैं. फाइनल वॉल्यूम Vf था, यहाँ पे भी फाइनल वॉल्यूम Vf है, बट इंटरमीडिएट स्टेप्स अलग अलग है. इंटरमीडिएट स्टेप्स अलग अलग है, राइट? करेक्ट. तो हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं उस केस में कि जो हीट हमने ऐड किया है वो भी पाथ डिपेंडेंट है. अगर पाथ डिपेंडेंट नहीं होता तो दोनों केस में, हीट एडिशन के केस में और फ्री एक्सपेंशन के केस में, इंटरमीडिएट स्टेप्स जो है वो अलग अलग नहीं होने चाहिए थे, बट अलग अलग है, राइट? तो let's make notes for this. So as I was telling you, in the second case, in this case, the gas is contained in a cylinder
in a thermally isolated cylinder from the surroundings, क्योंकि थर्मल आइसोलेशन सराउंडिंग के साथ है, इट कैनॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि ये जो है दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। द सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स, X with volume Vi and Y with volume Vi dash okay. The compartments are separated by a breakable partition, राइट। तो ये जो कंपार्टमेंट है ये ब्रेकेबल पार्टीशन से सेपरेटेड था। फिर क्या होगा कि जब ये पार्टीशन ब्रेक होगा तब गैस एक्सपांड होगा। व्हेन द पार्टीशन ब्रेक्स, मैंने ये नहीं बताया कि इनिशियली गैस सिर्फ एक्स कंपार्टमेंट में है। इनिशियली द गैस is confined to compartment X, which has the same initial volume Vi as that of the first case, same as that of the first case, same as that in case 1, right? Now the partition breaks, and the gas expands such that final volume occupied by the gas is Vf, which is Vi plus Vi dash. In this case, no work is done for the expansion, and such an expansion is called as free expansion. Such an expansion of gas is called as free expansion. Right. अब हुआ क्या था कि पहले केस में और सेकंड केस में, दोनों केस में इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स के वैल्यूज सेम थे, बट इंटरमीडिएट स्टेप्स अलग अलग थे। तो इन बोथ केसेस 1 and 2, the values of initial and final volumes are same, but intermediate states are different। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होते हैं इसको हम लोग पाथ बोलते हैं, तो लेट्स पुट इट दैट वे। बट इंटरमीडिएट स्टेट्स, दैट इज paths, are different, right? So our conclusion is
thus we can conclude that heat added to the system is path dependent. राइट। तो बहुत सिंपल सा केस था। हमने एक केस में हीट ऐड किया है और वो हीट जो है वो एक्सपांशन के लिए काम में आ रहा है, दूसरे केस में फ्री एक्सपांशन लिया है, मतलब यहाँ पे वर्क डन नहीं होता है। दोनों केस में इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम थे, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट्स जो है, जो पाथ दोनों फर्स्ट और सेकंड केस में जो पाथ है वो अलग अलग है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि हीट जो हमने ऐड किया है सिस्टम में इट इज पाथ डिपेंडेंट, राइट। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, अब बेसिकली हमको थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को क्लासीफाई करना है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या? जब एक थर्मोडायनामिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है, मतलब उसके स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है। और मैंने बताया आपको, नॉर्मली हम जब स्टेट वेरिएबल की बात करते हैं तो हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हैं। तो जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से मैंने एक को कांस्टेंट रखा है, दो चेंज हो रहे हैं, मतलब थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। तो हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं प्रोसेस को? हमने डिफाइन किया है ऑलरेडी, अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर स्टेट वेरिएबल्स अंडरगो चेंज ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, राइट। तो ये जो प्रोसेसेस हैं हमारे, जिसमें स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब क्या, प्रेशर और वॉल्यूम के या फिर टेम्परेचर के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ thermodynamic processes, राइट। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विथ थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, एक बार वापस से हम लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता क्या है, या तो इसको थर्मोडायनामिक चेंज भी बोलते हैं, राइट। अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर स्टेट वेरिएबल्स of a thermodynamic system undergoes a change sorry for this undergoes a change is called as a thermodynamic process or a thermodynamic change। और a thermodynamic change, ओके। तो बहुत इजी आइडिया है यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे और दो में क्या चेंज हो रहा है वो देखेंगे, बाय द वे। और हमने ये भी देखा कि किसी भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, मतलब चेंज लाने में, देयर आर डिफरेंट वेज, है ना। जैसे वर्क डन किया हमने, या फिर हम लोगों ने हीट ऐड किया, तो देयर कैन बी नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू चेंज दिस पैरामीटर। सो देयर आर डिफरेंट thermodynamic processes, so we need to classify this. Thermodynamic processes can be classified as, क्यों, मैं वापस बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि डिफरेंट तरीके हैं एक सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। मतलब क्या, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, वर्क डन भी कर सकते हो, आप हीट भी ऐड कर सकते हो। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस कैन बी क्लासिफाइड एज पहला, फर्स्ट
First is reversible and irreversible processes. Reversible and irreversible processes. तो ये बहुत इजी क्लासिफिकेशन है। बेसिकली हम लोग इस क्लासिफिकेशन को पीवी डायग्राम से बताने वाले हैं। और होता क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे पास दो बॉडीज़ है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, और हम लोगों ने उन दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाया, तो वहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा। हॉट बॉडी जो है वो कोल्डर बॉडी को हीट ट्रांसफ़र करेगा, और आफ्टर सम टाइम बोथ द बॉडीज़ विल रीच अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, अब अगर आपने बॉडीज़ को सेपरेट भी कर दिया है, तो वापस से बॉडीज़ अपने इनिशियल स्टेट पे नहीं जा सकती। तो देयर इज़ नो वे द बॉडीज़, जो हॉट बॉडी था वो वापस हॉट हो जाए, पॉसिबल नहीं है ऐसा, अनलेस वी प्रोवाइड हीट। लेकिन अगर हमने हीट प्रोवाइड किया भी, तो भी वो सेम पाथ के अलॉन्ग, मतलब जैसे उसमें हीट लॉस हुआ था उसका, उसी रेशो में हीट गेन होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहले सेकंड में 10 जूल का हीट लॉस किया, राइट, दूसरे सेकंड में 5 जूल लॉस किया, तीसरे में 3 जूल लॉस किया। अब गेन करते वक्त ऐसे ही इक्वल अमाउंट्स में वो हीट गेन करेगा, वी कैन नॉट से दैट। तो ऐसे प्रोसेस होते हैं इरिवर्सिबल, जिसको आप सेम पाथ के अलॉन्ग रिवर्स नहीं कर सकते। तो सेम पाथ के अलॉन्ग रिवर्स नहीं कर सकते मतलब वो डायग्रामेटिकली मैं बताने वाला हूँ आपको, ओके। और दूसरा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हम लोग उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कर सकते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपने रेफ्रिजरेटर में से आइस को बाहर निकाल के रख दिया, आइस मेल्ट हो जाएगा, उसका लिक्विड बन जाएगा, मतलब वाटर बन जाएगा। फिर आपने उसको वापस से रेफ्रिजरेटर में रख दिया, डीप फ्रिज में, तो वापस से वो बेसिकली आइस बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है रिवर्सिबल होती है, मतलब सेम पाथ के अलॉन्ग ये प्रोसेस रिट्रेस हो सकता है, राइट। तो जो भी मैंने कुछ बोला है वो हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे अब। बाय द वे, मोस्ट ऑफ द रियल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। रियल लाइफ में जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है वो आइडल प्रोसेस है। अब ये इरिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ हीट और एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर डिसिपेटिव फोर्सेस। तो वहाँ पे कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस, मतलब जो फोर्सेस की वजह से एनर्जी लॉस होता है, उसको डिसिपेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी हो सकता है या तो डिसिपेटिव फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए रियल लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, राइट। So let us first note down what are reversible processes and how do we define it, right? तो बहुत easy है। A reversible process is a change that can be retraced in reverse direction. Is a change that can be retraced in a reverse direction. In a reverse direction. मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझेगा। तो अगर मैं जस्ट मिनट, ये है आपका पीवी डायग्राम। तो अगर एक प्रोसेस इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी तक सिस्टम को ले जा रहा है अलोंग दिस पाथ, राइट, मतलब ये एक्सपेंशन हो रहा है बेसिकली, है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्सपेंडिंग, राइट। तो जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन भी अलोंग सेम पाथ होगा बट उल्टे डायरेक्शन में। तो जो रिवर्स डायरेक्शन है उसको मैं एक काम करता हूँ, मैं रेड एरो से शो करता हूँ, राइट। तो एक्सपेंशन जो हो रहा है
फ्रॉम ए टू बी, और जो कंप्रेशन हो रहा है बी टू ए वो एग्जैक्टली उसी पाथ के अलॉन्ग है बट रिवर्स डायरेक्शन में है, राइट। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस एक ही पाथ के अलॉन्ग होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो एक्सपांशन हो रहा है उसी पाथ के अलॉन्ग, कंप्रेशन होगा जस्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो द पाथ ऑफ अ रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज सेम in the forward and the reverse direction. The path of a reversible process is the same in the forward and reverse direction as shown in figure. राइट, और हमने जो फिगर में लिया है बेसिकली यहाँ पे एक्सपांशन का केस है, तो ए टू बी एक्सपांशन हो रहा है और बी टू ए कंप्रेशन हो रहा है। सो दिस पाथ shows a reversible expansion of gas followed by its reversible compression मतलब आप चाहो जितना टाइम उसको एक्सपांड करो, चाहो जितना टाइम उसको कंप्रेस करो, ये दोनों रिवर्सिबल होता है, राइट। अब रिवर्सिबल क्यों होता है, उसका एक बेसिक रीज़न है कि ये जो प्रोसेस होते हैं ये क्वासी स्टैटिक है, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है, तो वहाँ पे लॉस ऑफ हीट नहीं है बेसिकली। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस is a very slow process and there is no loss of heat, there is no loss of energy or heat, basically of any energy in the process and the system जब लॉस नहीं होता है तो इस केस में द सिस्टम इज बैक टू इनिशियल स्टेट। तो सिस्टम को आप वापस से इनिशियल स्टेट पे ला सकते हो। बाय द वे यू कैन से इसका मतलब ये होता है कि द सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। एनीवेज, राइट, तो इतना पता होना चाहिए आपको। एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था अभी मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। सो एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर एक्सेट्रा, ये होते हैं आपके रिवर्सिबल प्रोसेसेस। एंड सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये प्रोसेसेस रिवर्स नहीं हो सकते अलॉन्ग द सेम पाथ, राइट। हम लोग सिस्टम को इनिशियल से फाइनल स्टेट में ले गए, तो फाइनल से इनिशियल स्टेट में हम लोग वापस ले जा सकते हैं डेफिनेटली, बट अलॉन्ग अ डिफरेंट पाथ। तो इस केस में जो चेंज होगा वो सेम पाथ के अलॉन्ग रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेस नहीं हो सकता। सो एन irreversible process is a change that cannot be retraced in reverse or opposite direction, राइट। इजी है। तो इस केस में मैंने बताया
कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस का जो पाथ है वो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में सेम नहीं है. इन दिस केस the path of thermodynamic process is not the same in forward and reverse direction. In forward and reverse direction, right? Okay, तो डायग्रामेटिकली भी हम लोग पहले इसको इंडिकेट कर देते हैं. Once you know, so for example, एक सिस्टम है जो A से B चेंज हुआ, इनिशियल स्टेट A से B अलोंग दिस पाथ, मतलब इसका ये एक्सपांशन हो रहा है. पर कंप्रेशन करते टाइम सेम पाथ तो हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग दूसरे पाथ के अलोंग, ये रेड कलर के अलोंग, हमने सिस्टम को वापस से ओरिजिनल स्टेट्स पे लाया है. तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे हम लोग वापस जा सकते हैं, बट पाथ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन या फिर अदर डिसिपेटिव फोर्सेस, राइट. सो फिगर शोज, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. सो फिगर शोज द पाथ ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी होगा, एंड हेंस द सिस्टम कैन नॉट trace the same path again in reverse direction. There is a permanent loss of energy, due to friction or other dissipative forces. Right. Let's take an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाया, एक हॉट बॉडी था, एक कोल्ड बॉडी था. थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए दोनों बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ और ट्रांसफर ऑफ heat from a hotter body to a colder body. Then they cannot go back to same temperature, right? So this is an irreversible process. For example, when a hotter body is brought in contact with a colder body, there is transfer of heat from hot body to cold body. Hence, the two bodies reach a state of thermal equilibrium. The two bodies reach a state of thermal equilibrium. Once the bodies are at same temperature, then they cannot go back to their original temperatures. राइट, ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ
इरिवर्सिबल प्रोसेस। देन मैंने आपको बताया कि आइडियल प्रोसेसेस ही सिर्फ रिवर्सिबल होते हैं, रियल प्रोसेसेस कैन नॉट बी रिवर्सिबल। सो जस्ट अ नोट important, real thermodynamic processes are always irreversible, and only ideal thermodynamic processes are reversible. Thermodynamic processes are reversible. Right, तो ये पता होना चाहिए. Then we should know what are the causes of irreversibility. तो जैसे मैंने आपको बताया, there are two causes of irreversibility. दो रीज़न है कि जो प्रोसेस है वो irreversible होता है. So there are two causes of irreversibility. First, मैंने बताया था कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो सिस्टम को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में ले जाते हैं, जैसे कि प्री एक्सपेंशन. तो एक बार सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे चले गया तो उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है. दूसरा, बहुत सारे प्रोसेसेस है जिसमें फ्रिक्शन होता है या अदर डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक विस्कोसिटी होता है. तो ऐसे केसेस में रिवर्स मतलब उसी पाथ को रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है. सो दीज आर द टू रीजंस ऑफ causes of irreversibility. So many processes take the system to non-equilibrium states. Example मैंने बताया था फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, राइट. दूसरा केस मैंने अभी बताया, मोस्ट प्रोसेसेस involve friction or other dissipative forces. I'm sorry, I don't know, processes and forces. My tongue sometimes slips. Anyways, right. तो अब ये हो गया आपका पहले टाइप का क्लासिफिकेशन जिसमें हमने प्रोसेस को रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल क्लासिफाई किया है. सो द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट. अब इसके बाद के जो हमको प्रोसेस डिस्कस करने हैं, मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन जो करना है हमको, जिसमें आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल ये सारे प्रोसेस आ जाएंगे, एडियाबैटिक आ जाएगा. तो ये जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो देयर आर सम अजम्पशन जो बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा कंसीडर करने वाले हैं, राइट. तो ये अजम्पशंस हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोसेसेस को क्लासीफाई करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट आर दिस अजम्पशंस. वैसे ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, बट इट्स ओके. अजम्पशंस फॉर द डिस्कशन ऑफ thermodynamic processes. तो पहला assumption, 3 assumptions है एक्चुअली यहाँ पे. फर्स्ट assumption, मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रिवर्सिबल होंगे, मतलब वो क्वासी स्टैटिक होंगे, मतलब जो चेंज होगा सिस्टम में वो बहुत स्लो होगा, such that the system always remains in a state of thermal equilibrium, not thermal but in general equilibrium.
एक्सेप्ट फॉर वन प्रोसेस। तो हम जितने भी प्रोसेस डिस्कस करेंगे उसमें ये प्रोसेसेस जो होंगे वो रिवर्सिबल होंगे, राइट। क्वासी स्टैटिक होगा, चेंज बहुत स्लो होगा, सिर्फ एक प्रोसेस छोड़ के जिसको हम लोग एडियाबैटिक बोलेंगे। एडियाबैटिक में सडन चेंज होता है बेसिकली, हम लोग देखेंगे वो। सो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस will be reversible, रिवर्सिबल का मतलब मैंने आपको बताया है, दैट इज they are quasi-static in nature, so that is they are quasi-static in nature, the changes in such processes are very slow, are very slow. Okay, then second assumption, हम लोग एज एन एग्जाम्पल हमेशा एक सिलेंडर लेने वाले हैं जिसको हम लोगों ने मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन के साथ फिट करके रखा हुआ है, और वो जो सिलेंडर के वॉल्स होंगे वो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सराउंडिंग के साथ, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो नॉर्मली हम लोग लेंगे, वी विल कंसिडर gas confined in a cylinder with a movable frictionless and massless piston. The walls of the cylinder may not transfer heat with the surrounding depending on the process, right. So the system involved in all the processes is an ideal gas, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना पड़ेगा हमको, इज एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder, just a minute, enclosed in a cylinder, and an ideal gas enclosed in a cylinder having a movable frictionless and massless piston, right. So depending on the requirement, as I told you, depending on the requirement of the process, क्योंकि isothermal process अगर चाहिए तो the system should exchange heat with the surrounding. ये थोड़ा confusing case है, मैं आपको बताऊंगा, next हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, right. But depending on the requirements of the process, the walls of the container or cylinder or the vessel, the walls of the container can be good or bad thermal insulators or conductors, can be good or bad thermal conductors. Thermal conductor मतलब they will conduct heat to the surroundings, right. ये आपका सेकेंड assumption था। तीसरा assumption जो है, क्योंकि हमने बोल दिया आइडियल गैस लेंगे, तो जब आप आइडियल गैस लोगे तो आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल रहेगा। द आइडियल गैस इक्वेशन will be applicable
राइट। तो ये 3 assumptions है। ओके ओके। सो जो नेक्स्ट टाइप का प्रोसेस हमको डिस्कस करना है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमने पहला प्रोसेस जो डिस्कस किया था उसमें हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्लासिफिकेशन कर लिया था। द सेकेंड क्लास इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और एज यू नो आइसोथर्मल मतलब अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो आइसोथर्मल प्रोसेस is a process is a process which takes place at constant temperature। राइट। और मैंने बेसिकली आपको बताया था मैंने कि स्टेट वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लिए हमने और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया। मतलब यहाँ पे चेंज क्या होगा फिर प्रेशर एंड वॉल्यूम बेसिकली। सो इन दिस प्रोसेस pressure and volume pressure and volume changes at constant temperature right। And as I have told you earlier, by the way मतलब delta T is equal to 0, change in temperature is 0, that is what you should know। मैंने आपको जैसे बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होने के लिए ये जो हमने पिस्टन लिया था उसके जो साइड्स थे वॉल्स थे ये कंडक्टिंग होने चाहिए। क्यों कंडक्टिंग होने चाहिए? एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं यहाँ पे सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट। तो ये जो हीट है मतलब ये जो क्यू है ये सिर्फ वर्क डन करना चाहिए गैस को एक्सपांड करने के लिए। मतलब जो गैस है वो गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब वो गैस जो है उसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं करना है, उसमें सिर्फ हीट एक्सपांशन के लिए यूज करना है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं। सपोज अगर हो जाता है गैस ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये जो वॉल्स है ये वॉल्स कंडक्टिंग होने चाहिए क्योंकि जो एक्स्ट्रा हीट आएगा वो एनवायरनमेंट के पास ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए क्योंकि स्लो प्रोसेस ही बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और स्लो प्रोसेस में ही गैस को इतना टाइम मिल पाता है कि वो हीट सराउंडिंग को ट्रांसफ़र कर दे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस the walls of the cylinder in which the gas is confined must be conducting। हीट कंडक्शन होना चाहिए यहाँ पे। राइट। ओके। So let's take a gas which is confined in a cylinder movable with a movable frictionless massless piston। Consider an ideal gas, ideally बोलेंगे। राइट। सो कंसिडर एन आइडियल गैस क्योंकि मैंने बताया था आइडियल इक्वेशन अभी लिखा भी है यहाँ पे, आइडियल इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। सो कंसिडर एन आइडियल गैस confined in a cylinder with a movable massless and frictionless piston and frictionless piston।
right? Initial volume Vi, initial pressure Pi. Let Vi be the initial volume occupied by the gas. Pi be its initial pressure. Initial pressure, right? तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो एक्सपांशन है ये आइसोथर्मल है, मतलब ये बॉयल्स लॉ ओबे करेगा. सिंस द एक्सपांशन इज आइसोथर्मल, it obeys Boyle's law. Boyle's law, that is product of pressure into volume is constant. ये पता होना चाहिए आपको, करेक्ट. सो अब क्या है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ देयरफॉर इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर का प्रोडक्ट इट शुड बी इक्वल टू पी एफ वी एफ. वी नो दिस, सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग. अब हमको बात करनी है वर्क डन की, क्योंकि और हमारा एम ये है कि हमको देखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा. दैट इज व्हाट वी वांट टू सी, राइट? सो the work done in an isothermal process is given by isothermal process is given by, and by the way I will write it here, where Pf is final pressure and Vf is final volume. तो आगे जाके मुझे ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो वर्क डन हमको पता है dW इज इक्वल टू PdV, ये हमने ऑलरेडी देखा है. But this work done is basically for a small expansion. So the work done in an isothermal process for a small expansion, for a small expansion, infinitesimal expansion बोलते हैं उसको, is, मैंने आपको बताया था ये. हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग टोटल चेंज इन वॉल्यूम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स डीवी 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 करके लेते हैं और बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट? तो देयरफॉर total work done in changing या फिर total work done during the expansion, for total work done during the expansion from Vi to Vf, from initial volume to final volume is, तो आप कैसे लिखोगे इसको, बहुत सिंपल है. टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ओवर dW Vi to Vf, that is integration PdV from initial volume to final volume, right? अब प्रेशर डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिखना है हम लोगों को. क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली प्रेशर भी चेंज होगा और हमको पता नहीं कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि नहीं. मतलब पता है लेकिन हमने अब तक लिखा नहीं है, राइट? तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाहर मत लिखना है इसको, हमने पहले ये किया हुआ है. आपको याद होगा हमने P को बाहर लिखा था, फिर हमने लिखा था वर्क डन इज P इंटू वी एफ माइनस वी आई. P डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाहर ले गया, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया. पर उस टाइम हम लोग स्पेसिफिकली आइसोथर्मल प्रोसेस की बात नहीं कर रहे थे, तो ये ध्यान में रखो. बट द गैस इज एन आइडियल गैस and hence it obeys ideal gas equation. Ideal gas equation
Therefore PV is equal to nRT। आपको पता है n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो P is equal to nRT by V। Let's say equation number 2, and this is equation number 1. So substituting equation 2 in equation 1, therefore you will get work done W is equal to integration from initial volume to final volume, P था nRT by V dV। Therefore work done is, अभी n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट्स को आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो। दैट इज़ वाई मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ वी। सो देयरफॉर वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी विद इन लिमिट्स इनिशियल टू फाइनल। मैं लिख देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन डी वी बाई वी इज नेचुरल लॉग ऑफ वी, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी log of v final minus log of v initial, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, राइट। तो ये आ गया आपका वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, करेक्ट। बट हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या सीखा था? हमने बोला था कि हम जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, वो या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा गैस का, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएगा, या फिर वो वर्क डन करेगा, राइट। पर हमारे इस केस में टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, मतलब जो भी हमने हीट सप्लाई की है वो हीट सिर्फ वर्क डन करेगा। बट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, the heat supplied Q is equal to, as I told you, it will either increase the internal energy or it will do work, right। तो वो कंफ्यूज मत होना, डेल्टा और डेल्टा भी लिख सकते हो, पर वो डेल्टा डेल्टा स्मॉल चेंजेस के लिए होता है, राइट। तो इट्स ओके, बट इन दिस केस temperature is constant, that is delta T is 0, which means delta U internal energy is constant, which means internal energy is constant, therefore heat supplied to the system is used only to do work, therefore Q is equal to W, क्योंकि डेल्टा U 0 हो गया, तो मैं लिख देता हूँ दैट इज इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, का मतलब होता है delta U is equal to 0, therefore Q is equal to W, which is equal to nRT log of V final upon V initial, right। ये पता होना चाहिए आपको। अब हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया हीट सप्लाइड इज टू द सिस्टम इज यूज ओनली टू डू वर्क। एनीवेज, यहाँ पे जो फेज चेंज होता है, अभी यहाँ पे मतलब इन जनरल भी बता रहा हूँ मैं आपको, और जो मैंने आपको बताया था ना, किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज, जैसे वाटर का आइस में कन्वर्जन, आइस का वाटर में कन्वर्जन,
वाटर का स्टीम में कन्वर्जन, स्टीम का वापस से वाटर में कन्वर्जन, ये सारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कंफ्यूजन क्या होता है, कैसे क्या आइसोथर्मल, या व्हेन आई एम हीटिंग वो बॉइलिंग वाटर तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, यस यू आर राइट, बट जब फेज चेंज होता है, जब एक फेज से दूसरे फेज में सब्सटेंस जाता है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, राइट। आप जब वाटर को बॉईल कर रहे हो, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, कब तक, 100 डिग्री तक बढ़ते गया। लेकिन 100 डिग्री तक बढ़ते गया, लेकिन 100 डिग्री तक वाटर वाटर ही था। अब इसके आगे जो आप हीट सप्लाई करोगे 100 डिग्री पे, वो हीट वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा, मतलब वो जो चेंज है वो आइसोथर्मल है, क्योंकि अब जो भी हीट आप दे रहे हो वो वाटर का टेम्परेचर नहीं, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा रहा, वो वाटर का फेस चेंज कर रहा है, मतलब लिक्विड से गैस में ले जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। सेम इज ट्रू फॉर आइस एंड वाटर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई विल रिपीट अगेन, हमने वाटर को बॉईल करने के लिए रखा है, हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर पे होगा 27 डिग्री पे होगा, तो अब टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा 100 डिग्री, मतलब ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस है, 100 डिग्री पे क्या हो रहा है वो आइसोथर्मल है। अब वाटर का कन्वर्जन वेपर में होने वाला है, मतलब लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होने वाला है। तो जो भी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में यूज होता है, जिसको हम लोग लैटेंट हीट भी बोलते हैं। आई विल कम टू दैट व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ओके। So you should know this. Any change of phase occurs at a constant temperature, and hence the process is isothermal. So any change of phase occurs at a constant temperature, right? Hence it is an isothermal process, and hence it is an isothermal process. ओके, अब मैं एक एग्जाम्पल पीवी डायग्राम के थ्रू शो कर देता हूँ। तो पीवी डायग्राम मैंने आपको बताया, गैस एक्सपांड होगा, ए से बी जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा ये, राइट। तो ये जो कर्व है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। सो फिगर शोज पीवी डायग्राम of an isothermal process, the curve is called as an isotherm, राइट। तो बहुत इजी केस है। तो हमने सिर्फ किया क्या है यहाँ पे, इस केस में हमने एक गैस लिया है, आइडियल गैस लिया है, जो एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन, मूवेबल पिस्टन के साथ है। इनिशियल वॉल्यूम वी आई, इनिशियल प्रेशर पी आई। अब गैस एक्सपांड होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी जीरो, मतलब बॉयल स्लो भी करेगा, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ, वेयर पी आई वी आई इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम, पी एफ वी एफ फाइनल प्रेशर वॉल्यूम। तो वर्क डन फॉर अ स्मॉल एक्सपांशन, हमको वॉल्यूम डी वी से बढ़ाना है, तो वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। तो टोटल वर्क डन गैस का वी आई से वी एफ तक जाने के लिए, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम जाने के लिए कितना होगा, इंटीग्रेशन। तो पी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एन आर टी बाई वी, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया और सिंप्लीफाई करते गए तो हमको मिल गया वर्क डन एन आर टी लॉग ऑफ वी एफ बाई वी आई। इसको लिखने का और एक तरीका भी है, बेसिकली कैसे मैं बताता हूँ वो, राइट। सो यू शुड नो दिस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको बताया कि हीट सप्लाइड कैन इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड डू वर्क ऑल्सो, बट यहाँ पे इंटरनल एनर्जी तो बढ़ नहीं रहा है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, राइट। तो यू आर
here at equation 4. Last thing, equation 4 can also be written as Q is equal to W is equal to nRT log of, हमने लिखा था in terms of volume, राइट, पर हमको क्या पता है PI VI is equal to PF VF, मतलब क्या, मतलब ये, if you remember यहाँ पे VF अपॉन VI था, तो आप लोग लिख सकते हो therefore VF अपॉन VI is equal to PI अपॉन PF, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे VF अपॉन VI की जगह पे PI अपॉन PF भी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉयल्स लॉ फॉलो करता है और हमारे पास इक्वेशन में VF अपॉन VI आया था, तो बॉयल्स लॉ यूज करके मैंने उसको PI अपॉन PF लिख दिया। दैट्स इट। तो कल हम लोग बाकी के प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे, so it is pretty simple thing।